हेलो एवरीवन, आज डेट है 21 जुलाई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाने की तैयारी की तो जब ड्राफ्ट बनाया गया उस समय उन्होंने पूरे वर्ल्ड के जो मेजर सोर्सेज हैं, मेजर कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उनसे मेजर प्रैक्टिसेस को उठाया और इंडिया के अकॉर्डिंग उनमें चेंज करके उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या उठाया, क्या क्या उसको यूज किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको DPSP के नाम से जाना जाता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में इनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, ये भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड नेक्स्ट है प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का मेथड है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। आज आपका क्वेश्चन ये है कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ये हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो, अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि ऑफिस ऑफ गवर्नर कहाँ से लिया गया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आए थे कि US कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नहीं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया ऑफिस ऑफ गवर्नर, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 3/4 पार्ट, लगभग 75% जो पार्ट है वो यहीं से लिया गया है। तो ऑफिस ऑफ गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। US कॉन्स्टिट्यूशन से पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को लिया गया है। तो ये ध्यान रखना है, ऐसे पॉइंट्स को लेकर के एग्जाम में एक तरीके से अगर मिस कैलकुलेशन हो गई तो बहुत सारी गलत आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो। देखो, हमने डिस्कस किया कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन और प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट ये दो अलग अलग प्रोसीजर हैं। जब इलेक्शन होता है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जब इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का तब वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो ही इम्पीचमेंट का प्रोसीजर को कंटिन्यू करते हैं। ये मेजर डिफरेंस है। जब हम प्रेसिडेंट को स्टैटिक पार्ट में डिस्कस करेंगे तब हम इन चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अब हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूज है, ICMR ने एक सीरो सर्वे किया है जून और जुलाई के महीने में, और उस सीरो सर्वे में उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हमारे इंडिया की 2/3 जो पॉपुलेशन है जिसकी एज 6 एज से ऊपर की है, उनके अंदर एंटीबॉडीज पाई गई हैं। ठीक है, अब ICMR को लेकर के बेसिक फैक्ट्स अगर हम देखें तो जब हम अंग्रेजों के अधीन थे उसी समय 1911 में IRFA के नाम से इसको बनाया गया था, लेकिन 1949 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और उसका नाम ICMR कर दिया गया। जो ICMR है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है और इसका मेन काम ये है कि हमारे इंडिया में बायोमेडिकल रिसर्च को प्रमोट करने के लिए और इन सब कामों में फॉर्मुलेशन कोऑर्डिनेशन करने के लिए इंडिया में अपेक्स बॉडी के रूप में काम करती है। अपेक्स बॉडी मतलब सर्वोच्च बॉडी के रूप में काम करती है। तो यहाँ पर जब ये सारी जानकारी ली गई तो इसमें ये बोला गया कि हो सकता है कि फ्यूचर में दोबारा से पॉसिबिलिटी हो कोविड के केसेज बढ़े। इसके लिए हमें क्या करना है, जो गाइडलाइंस हमें दी गई हैं उन सबको फॉलो करना है ताकि इन्फेक्शन का जो लेवल है वो थर्ड वेव आने के चांसेस जो हैं वो कम हो सके। हमें क्या करना है, वी स्ट्रांगली सजेस्ट दैट सोसाइटल, पब्लिक, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल congregations be avoided, non-essential travel be discouraged and travel should be undertaken only if fully vaccinated, the ICMR chief said। मतलब आप फुली वैक्सीनेटेड हो तभी आप ट्रैवल करो, नहीं तो आप ट्रैवल को अवॉइड करो। नेक्स्ट न्यूज देखो, पिगेसस स्पाईवेयर के बारे में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। इस समय हमारा पार्लियामेंट का मानसून सेशन चल रहा है और उसमें भी इस प्रॉब्लम को उठाया जा रहा है। इसके अलावा बाहर भी बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे हैं कि पिगेसस स्पाईवेयर जिसको इंस्टॉल किया गया बहुत सारे लोगों के फ़ोनों में और उन लोगों को पता भी नहीं है कि उनके फ़ोन में इस तरीके का कोई स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर मतलब टेक्नोलॉजी के तहत आपके फ़ोन के माध्यम से जब आपकी जासूसी की जाए तो स्पाईवेयर उसको आप बोल सकते हो।
ये जो पेगासस स्पाईवेयर है वो इजराइल की कंपनी है NSO, उसके द्वारा तैयार किया गया है और बहुत सारे कंट्रीज को इसको बेचा जाता है। क्यों बेचा जाता है? उन कंट्रीज की जो सॉवरेनिटी, उनके जो इंटरेस्ट है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कंट्री खुद इनको खरीदते हैं इजराइल की कंपनी से। लेकिन अब इसके लिए एक रिपोर्ट आई 2019 में, उसमें बोला गया कि इसका गलत यूज़ किया जा रहा है। इसी को लेकर के बहुत सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत सारी जो साइट्स हैं, उन्होंने मिल करके एक रिपोर्ट बनाई जिसको पेगासस रिपोर्ट के नाम से माना जा रहा है। और उस रिपोर्ट के जो डाटा है वो भी सामने आए हैं। द वायर ने इसको लीड किया था, द पेगासस रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में बोला गया है कि इंडिया में भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स जिनके फ़ोन टैप किए गए थे, मतलब जिनके फ़ोन में पेगासस स्पाईवेयर को इंस्टॉल किया गया था। इस स्पाईवेयर का सबसे मेजर बात यह है कि मिस्ड कॉल के थ्रू भी आपके फ़ोन में आ सकता है और उसके बाद में जो मिस्ड कॉल है उसको भी डिलीट कर दिया जाता है। अगर एक बार इंस्टॉल हो जाता है तो पता ही नहीं चल पाता कस्टमर को कि उसके फ़ोन में इस तरीके का कोई स्पाईवेयर है। जब आपके फ़ोन में ये स्पाईवेयर है तो आप उसके फ़ोन के आसपास, जैसे कैमरा आप यूज़ कर रहे हो या कैमरा फ़ोन आपके आसपास रखता है, तो इस कैमरे के तहत भी इसमें फ़ोटो क्लिक हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो सकती हैं। इसके अलावा जब फ़ोन के आसपास हो तो रिकॉर्डिंग, ऑडियो जो है वो रेगुलर रिकॉर्ड हो सकता है। मतलब इस तरीके से, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ोन को यूज़ कर रहे हो तभी आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो, जैसे चैटिंग हुई, मैसेजेज हुए और भी बहुत सारी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाती हैं स्पाईवेयर के तहत। इसके अलावा बिना यूज़ के भी इस स्पाईवेयर के तहत आपकी जो जनरल अवेयरनेस है, आपकी जो जनरल चीज़ें हैं, उन सबको कैप्चर किया जाता है। तो इसी को लेकर के प्रॉब्लम किया जा रहा है। इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि हमारे एक सिटिंग जज के ऊपर भी पेगासस स्पाईवेयर का यूज़ किया गया, ऐसा रिपोर्ट में बोला गया है। अभी देखो कंफर्म कुछ भी बात नहीं है, बोला गया है कि ऐसा स्पाईवेयर जो पेगासस स्पाईवेयर है उसका एक सिटिंग जज के ऊपर भी यूज़ किया गया था। तो देखो अगर ऐसा होता है तो हमारे इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर पाया जाता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेकिन अगर आरोप ये लगा जा रहा है कि गवर्नमेंट इसका यूज़ कर रही थी, तो अगर लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव इसका यूज़ करके कोशिश कर रही है कि जुडिशरी को अपने अंडर कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, तो हम डिवीजन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स को क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो इसकी जांच तो होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट इसकी जांच करेगी तो सही रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर आरोप है। इसके लिए जांच आपको एक बिल्कुल एक्टिव जुडिशियल कमेटी होनी चाहिए और जुडिशरी जो है वो इसकी जांच करे और इसके रिजल्ट आने चाहिए कि किस तरीके से इसका यूज़ किया गया और किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। नेक्स्ट न्यूज भी पेगासस स्पाईवेयर को लेकर के ही है। इसमें ये बोला गया है कि कर्नाटका में 2019 के समय में जो पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ था उसमें भी हो सकता है कि इसी स्पाईवेयर का यूज़ किया गया हो। बहुत सारे जो मेंबर्स थे कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनके ऊपर स्पाईवेयर का यूज़ करके, उनके पर्सनल डाटा चुरा करके, उनको डाइल्यूट करके, जो चल रही थी वहाँ पर सरकार, उसको डाइल्यूट करके अदर पार्टी ने जब सरकार अपने हाथ में ली तो इसी तरीके का वहाँ पर भी कुछ यूज किया जा सकता है, जिसकी वजह से मेजर चेंजेस आए। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए। देखो कोविड की जब सेकेंड वेव आई तो हमारे इंडिया में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हुई। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से बहुत सारी डेथ्स हुई। अब हमारे मिनिस्ट्री के द्वारा ये बोला गया है, देखो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की लैक की वजह से कोई भी डेथ नहीं हुई। ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है राज्यसभा में, जब उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से कोविड के सेकेंड वेव के दौरान क्या क्या परेशानी हुई। तो इस समय भारती प्रवीण कुमार, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, in her response noted that the central government had supported the states and undertaken a series of action including provisioning medical oxygen and other consumables to ensure clinical care of COVID-19 patients. The minister also noted the supply of medical oxygen to hospitals is determined by contractual arrangements between the hospital concerned and the medical oxygen supplier. देखो ये बोला गया है कि ऑक्सीजन की कमी से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। ऑक्सीजन की रेगुलर हमने सप्लाई की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेगुलर इस प्रॉब्लम को समझा और स्टेट गवर्नमेंट और जो यूनियन टेरिटरीज है उनको रेगुलर सप्लाई करने के दौरान इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम सर्ज नहीं हुई।
नेक्स्ट न्यूज राजस्थान से लेकर के है। राजस्थान में वाटर हार्वेस्टिंग जो स्ट्रक्चर है उनकी स्टडी की गई। उनमें बोला गया है, हमारे यहाँ के राजस्थान के जो सीएम हैं अशोक गहलोत, उन्होंने बोला कि देखो राजस्थान में वाटर हार्वेस्टिंग जो स्ट्रक्चर है गाँव में, जिनमें का नाम पॉन्ड्स, एनिकेट्स, चेक डैम्स, जौहर, नाड़ी, इनकी स्टडी जब आप करोगे तो आप पाओगे कि ग्राउंड वाटर जो लेवल है उसका लेवल इंक्रीज करने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान है। ये सारी चीज़ें है ना, इनको इसलिए तैयार किया जाता है कि मानसून सीजन जब कंप्लीट हो जाए तो इनका जब उसकी तहत जो डेवलपमेंट किया गया है उनके तहत जो पानी को इकट्ठा किया जाए है उस पानी को यूज़ किया जाए बेटर तरीके से ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करने में। देखो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर वर मोस्टली कंस्ट्रक्टेड अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मतलब मनरेगा के तहत इनको मेजरली बनाया गया है। जब इन वर्क्स की प्रोग्रेस को आप रिव्यू करोगे तो आप ये मानोगे कि डेवलपमेंट एंड लैंड कंजर्वेशन, वाटर सेट डेवलपमेंट एंड लैंड कंजर्वेशन जो है वो भी इससे रिलेटेड है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि गर्मियों के टाइम में ऐसी जो सारी चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं, मानसून के टाइम में जो पानी आता है वो उसमें स्टोर होता है, उसको पूरे साल यूज़ किया जाता है ताकि यहाँ पर जो पानी की स्कैर्सिटी है उससे भी निपटा जा सके और ग्राउंड वाटर लेवल को भी इंक्रीज किया जा सके। तो देखो एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को यूज़ करके आप ग्राउंड वाटर लेवल को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज एडिटोरियल पेज से है, यहाँ देखिए। देखो अभी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, एक बिल तैयार किया गया, अगर ये पास हो जाता है तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के रूप में सामने आएगा। इसमें उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है उसने तैयार किया, उसमें बोला कि हम हमारे यहाँ से जो फर्टिलिटी रेट है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बहुत सारे स्टेट में जो फर्टिलिटी लेवल्स हैं वो कम हो गई हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव एंड एजुकेशन ऑफ वीमेन ब्रिंग डाउन फर्टिलिटी लेवल्स, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव यूज है उनका यूज़ होने लगा है जिसकी वजह से, और जो वीमेन है उनमें अवेयरनेस, एजुकेशन लेवल जैसे जैसे इंक्रीज हुआ है तो फर्टिलिटी लेवल्स जो हैं वो नीचे आए हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ या बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर एक मेल चाइल्ड के लिए बहुत सारे बच्चे पैदा किए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अबॉर्शंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दे करके एक मेल चाइल्ड के ऊपर प्रेफरेंस दिया जा रहा है। ये तो अभी भी प्रेजेंट है सोसाइटी में, लेकिन जो फर्टिलिटी लेवल्स है वो काफ़ी कम हुए हैं। 20 स्टेट्स में कुछ रेलेवेंट डाटा है जिनमें बोला है कि पिछले कुछ दशकों में जो फर्टिलिटी रेट्स हैं वो काफ़ी कम हुए हैं। देखो states with a higher share of women with 10 or more years schooling also have lower fertility rates, मतलब जो महिलाएं स्कूल गई हैं जिनमें अवेयरनेस है वहाँ भी फर्टिलिटी रेट्स कम है। 28 states या यूटी the share of men who want more son than daughters is significantly high, मतलब डॉटर्स की तुलना में बेटा ज़्यादा चाहिए, वहाँ पर ये रेट ज़्यादा है। 23.1% the percentage decrease in the total fertility rate of Uttar Pradesh between 2006 to 8 and 2016 to 18. India's TFR came down by 18.5% in the same period. इंडिया की भी टोटल फर्टिलिटी रेट काफ़ी कम हुई है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए। देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि पैंडेमिक के दौरान पैंडेमिक की जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, जो भी मैटर्स हैं, उनको आपको पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस तरीके का जो पैंडेमिक है वो पिछले 100 साल में भी नहीं देखा गया है। अब इस तरीके के पैंडेमिक से निपटने के लिए हमें सभी को मिलकर के एक कॉन्ट्रीब्यूशन के तहत, एक कोऑपरेशन के तहत वर्क करना होगा, तभी मेजर रिजल्ट इसमें सामने आ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने कोऑपरेटिव अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को लेकर के स्टेट्स को जो भय था, जो डर था, उसको लेकर के सिग्निफिकेंट एक वर्डिक्ट दिया है। और उन्होंने क्या किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के वो पार्ट्स, उन पार्ट्स को स्ट्रक डाउन किया है सुप्रीम कोर्ट ने जो फेडरलिज्म को बूस्ट करे और यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डाइल्यूट करे। प्रॉब्लम क्या थी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर एक्सक्लूसिव अथॉरिटीज़ को लेकर के स्टेट्स
का एक दावा हो रहा था कि ये तो हमारी पावर है, स्टेट लिस्ट में आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके ऊपर सेंटर पावर कैसे बना सकता है। पार्ट 9th बी इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 97 अमेंडमेंट ऑफ 2012 डिक्टेटेड द टर्म्स फॉर रनिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इस अमेंडमेंट के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रन करने की जो पावर है वो स्टेट को दी गई। लेकिन पार्लियामेंट ने इस प्रोविजन को अमेंडमेंट के तहत पास किया और स्टेट लेजिस्लेचर से कुछ भी रेटिफाइड नहीं करवाया। इससे क्या लगता है कि स्टेट्स की जो पावर है उसको छीना जा रहा है। स्पेशली सोसाइटी के जो डायरेक्टर्स हैं उनके नंबर्स बनाने के लिए कितने नंबर में डायरेक्टर्स होंगे, उनकी क्या टेन्योर होगी, उसको लेकर के भी, या फिर जो एक्सपर्टीज इस पोस्ट पर आएंगे उनको लेकर के स्टेट की जो भी सहमति है वो लेने की आवश्यकता थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर आप एक स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करते हो तो वो स्टेट की पावर है, क्योंकि स्टेट लिस्ट के अंदर आता है और स्टेट लेजिस्लेचर की एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर ये है, इसको आप छीन नहीं सकते। लेकिन पार्ट 9th बी के आर्टिकल 243 ZS 243 ZT में सिग्निफिकेंटली एंड सब्सटेंशियली इम्पैक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर्स एक्सक्लूसिव legislative powers over its cooperative sector under entry 32 of the state list। मतलब अकेले आप एक स्टेट के लिए बात करोगे कोऑपरेटिव सोसाइटी तो आप में उसमें पावर नहीं है सेंटर के पास में, लेकिन आप बहुत सारे स्टेट्स को लेकर के अगर आप चाहो और राज्यसभा एक स्पेशल मेजॉरिटी से इसको पास कर दे कि सेंटर इसके ऊपर पावर बना सकता है स्टेट लिस्ट को लेकर के, तो आर्टिकल 249 के तहत जो सेंटर है वो किसी भी स्टेट लिस्ट की जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर रूल बना सकता है, उसके ऊपर लॉ बना सकता है। या फिर क्या हो, 2 या 2 से अधिक जो स्टेट हैं वो खुद जाएं पार्लियामेंट के पास में कि हमारे इस सेगमेंट के ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर आर्टिकल 252 के तहत आप लॉ बनाओ इसके ऊपर, और जो लॉ बनाया जाएगा ना, जो स्टेट गए हैं पार्लियामेंट के पास में, वो उन्हीं के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। तो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर तो है, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के ऊपर पावर बना सकता है। जैसे आर्टिकल 356 के तहत जब प्रेसिडेंट रूल रखता है तब बना सकता है, या फिर ये 2 आर्टिकल 249 आर्टिकल 252 जो मैंने डिस्कस किया, इसके तहत भी सेंटर के पास में, पार्लियामेंट के पास में पावर है कि स्टेट लिस्ट के ऊपर वो लॉ बना सकता है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकेन इंडिया की विजिट पर कभी भी आ सकते हैं। बहुत सारे कारण हैं, एक तो क्वाड ग्रुप को लेकर के डिस्कशन हो सकता है, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अफगानिस्तान में किस तरीके से पीस एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाए उसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है। देखो जो इंडिया है, अमेरिका जो है, यूएस जो है, वो चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को मजबूत करना चाहता है। इंडो पैसिफिक वाली जो स्ट्रेटजी है उसको मेंटेन करना चाहता है, कोशिश करना चाहता है कि उस एरिया में यूएस का दबदबा हो सके। तो जब वो विजिट पर आएंगे तब देखना होगा कि किस किस पॉइंट पर डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज देखो, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोला था कि कोविड की वजह से जिन भी लोगों की डेथ हुई उनकी फैमिली को आप किस तरीके से असिस्टेंस दोगे उसके बारे में अपनी गाइडलाइंस बताओ। अब सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कुछ टाइम और दिया जाए ताकि उन फैमिलीज़ को जो हम असिस्टेंस देने वाले हैं उनके बारे में जो गाइडलाइंस हम बनाने वाले हैं, यूनिफॉर्म गाइडलाइंस, उसके बारे में कि कैसे क्या पेमेंट दिया जाएगा उसके बारे में थोड़ा सा टाइम हमें और दो। 1 महीने की और मांग की है और इन्होंने बोला है कि एनडीएमए मेजर इसमें रोल प्ले करेगा। एनडीएमए का एक्स ऑफिशियो जो चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं और इसी को ड्यूटी दी गई है कि आप असिस्टेंस का काम यही करेगा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, फॉरेन पेज से न्यूज है। अफगानिस्तान को लेकर के न्यूज है। अफगानिस्तान में रॉकेट टारगेट किया जाता है काबुल प्रेसिडेंशियल पैलेस को लेकर के। तो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने क्लियर बोल दिया है, अशरफ गनी ने, कि तालिबान का कोई इंटेंशन नहीं है कि आप पीस एस्टेब्लिश हो। हालांकि तालिबान ने दोहा जब टॉक्स हुई उसमें बोला कि अफगानिस्तान की जो लैंड है उसका यूज़ नहीं करने दिया जाएगा किसी भी कंट्री को किसी और कंट्री के ऊपर अटैक करने के लिए, ठीक है। लेकिन
पीस एस्टेब्लिश करने के लिए कोई इंटेंशन नहीं है तालिबान का। तालिबान चाहता है कि सारी की सारी जो पावर्स है वो तालिबान के पास हो। तालिबान अपने अकॉर्डिंग 1996 से 2001 का जो टेन्योर, जो टाइम, जो सारी की सारी पावर्स अफगानिस्तान की हाथ में थी तालिबान के, तालिबान वैसे ही दोबारा चाहता है। नेक्स्ट न्यूज देखो, पेरू के नेक्स्ट प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिए गए हैं पेड्रो कैस्टिलो। तो पेरू की हम लोकेशन देख लेते हैं। पेरू है साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर, यहाँ से इक्वेटर पास होती है और वो पेरू से भी पास होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर लेक टिटिकाका है, तो लेक टिटिकाका को लेकर के जो मेजर फैक्ट्स हैं वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। नेक्स्ट न्यूज देखो, श्रीलंका में ये बोला गया है कि हम स्पेशली जो तमिल मेजोरिटी वाला रीजन है श्रीलंका का, नॉर्थ और ईस्ट पार्ट, जाफना प्रोविंस और इसके अलावा जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर वैक्सीनेशन को टॉप प्रायोरिटी दिया गया है। ये श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बोला है कि इससे ये ना हो कि तमिल मेजोरिटी वाले एरियाज को आपने सपोर्ट करने के लिए कोई भी काम नहीं किया। नेक्स्ट न्यूज देखो, इस साल जुलाई में 8 जुलाई को क्या होता है कि चाइना ने एक मीटिंग की। फॉरेन मिनिस्टर चाइना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब को मिलाकर के एक मीटिंग की और एक नया ही उन्होंने क्या बनाया है, एक डेवलपमेंट सेंटर बनाया है। एक नई ही उन्होंने कोशिश की है कि एक नया ग्रुप बनाने की कोशिश की जाए। ठीक है, सिक्स नेशन ग्रुपिंग लॉन्च्ड अर्लियर दिस मंथ वाज मीन टू एक्सक्लूड इंडिया। देखो सीधी सी बात यह है कि कोविड का नाम लेकर के चाइना जो इंडिया को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है और साउथ एशियन कंट्रीज को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है, ये इंडिया के लिए मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। इनको लेकर के जैसे जैसे कोविड फैला वैसे वैसे चाइना ने इस एरिया में रेगुलर मीटिंग की। रेगुलर यहाँ के जो हेड हैं, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ कंट्री, उनके साथ रेगुलर मीटिंग की कोविड की जानकारी लेने को लिए। फिर बाद में जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया उस समय वैक्सीन यहाँ सप्लाई करने के लिए, वैसे तो देखो इंडिया ने अपने जो नेबर कंट्रीज हैं उनको काफ़ी वैक्सीन सप्लाई की, लेकिन जब कोविड-19 की सेकेंड वेव आई उस समय इंडिया से प्रॉब्लम हुई क्योंकि इंडिया में खुद में कोविड की जो वैक्सीन है उनकी संख्या कम थी, इसकी वजह से हम यहाँ पर सप्लाई नहीं कर पाए। तो ये एक मेजर नेगेटिव गया है इंडिया को लेकर के, इंडिया के नेबर कंट्रीज में, कि इंडिया ने अचानक से मना कर दिया कि हम अब आपको वैक्सीन नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे। और इसी का फायदा उठाया चाइना ने इन सारे कंट्रीज को अपने अंडर करने की कोशिश की है। ये भी बोला जा रहा है कि देखो जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी लंबे समय से उसमें प्रॉब्लम चल रही है। चाइना चाहता है कि सार्क में उसको इंट्रोड्यूस किया जाए, इंडिया नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि सार्क में आने दिया जाए। इसी मेजर प्रॉब्लम को लेकर के इंडिया और पाकिस्तान में कई पॉइंट्स के ऊपर जो डिस्कशन है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा। इसी को लेकर के सार्क की जो मीटिंग है वो काफ़ी लंबे समय से हो ही नहीं पा रही है। उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो वर्क किया जाना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो एक तरीके से सार्क को डाइल्यूट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा सकता है चाइना के द्वारा। साउथ एशियन कंट्रीज़ के मैप को आप देख लीजिए। देखो अगर ट्रेडिशनली हम बात करें तो साउथ एशियन कंट्रीज़ में अफगानिस्तान भी आता है, इसके अलावा पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव। लेकिन वैसे अगर ट्रेडिशनली आप बात नहीं करोगे तो अफगानिस्तान जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का मेंबर है। यहाँ पर ये चाइना है, चाइना चाहता है इन सब के ऊपर अपनी पावर बढ़ाई जाए। बढ़ाने का मेन कारण ये है कि उसने स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो है वो अपना इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव उन्होंने स्टार्ट किया है। इसके अलावा जो इंडियन ओशियन है यहाँ पर सारे के सारे कंट्री जो हैं वो अपनी पावर बनाना चाहते हैं। यूएस भी कोशिश कर रहा है कि इस एरिया में इंडिया की सहायता से चाइना को काउंटर कर सके और इस एरिया में अपनी अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर सके। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।